हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं C++ में मौजूद डेराइव्ड डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होते हैं यह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कोई भी डेटा उसकी क्या आइडेंटिटी है और उस पर कौन से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, यह डेटा टाइप डिसाइड करता है। तो डेटा टाइप में हम लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप डिस्कस किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। आज हम देखने वाले हैं डेराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो डेराइव्ड डेटा टाइप क्या होते हैं? फंडामेंटल या बेसिक जो डेटा टाइप्स हैं हमारे इंट, फ्लोट, डबल या कैर, उनसे मिलकर जो डेटा टाइप्स बनाए जाते हैं वह डेराइव्ड डेटा टाइप कहे जाते हैं। सबसे पहला डेराइव्ड डेटा टाइप है हमारा एरेज। एरेज क्या था यह भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ एक बार रिवाइज कर लें। एरे क्या था? सेम टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होता है। एरे को डिक्लेयर करते समय कोई हम नेम देते हैं, उसका कोई डेटा टाइप देते हैं और साथ ही उसकी साइज देते हैं। जो भी हम साइज देते हैं उसके हिसाब से कंटिन्यूअस मेमोरी में वह स्पेस एलोकेट हो जाता है। एरे के एलिमेंट्स को हम कैसे पहचानते हैं? उसके इंडेक्स पोजीशन से। तो एरे का इंडेक्स पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट इंडेक्स पोजीशन उसकी साइज से एक कम होता है। तो इस तरीके से एरे कई एलिमेंट्स को, सेम डेटा टाइप के कई एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर करके रख सकता है। अब हमारा दूसरा डेटा टाइप है फंक्शन। फंक्शन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं कि डेराइव्ड डेटा टाइप के कैटेगरीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं। आपने डिटेल में ये पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो नॉर्मली कोड को मेन फंक्शन में हम लिखते हैं और जब बड़े प्रोजेक्ट पर हम काम करते हैं या बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उस कोड को हम डिवाइड करना चाहते हैं, अलग अलग ब्लॉक में हम डिवाइड करना चाहते हैं उसके फंक्शनैलिटी के हिसाब से। तो वहाँ हम फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शंस में उस ब्लॉक ऑफ कोड या उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लिख देते हैं जो किसी पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म कर रहा होता है। फंक्शन का कोई नेम देते हैं और जब भी जरूरत होती है उस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, उस लाइन की कोड रीयूज हो जाती है, जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है और साथ ही प्रोग्राम की साइज भी कम होती है। फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं? फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और उसके अंदर पास होने वाले आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स। फिर फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। यह फंक्शन की डेफिनेशन है, यानी यह फंक्शन कैसे वर्क करेगा वो हम डिटेल में यहाँ लिखते हैं। और फंक्शन कॉल, यानी किसी दूसरे फंक्शन में उस फंक्शन के नेम के थ्रू उसको कॉल किया जा सकता है आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स पास करके। नेक्स्ट डेराइव्ड डेटा टाइप है हमारा पॉइंटर। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है या उसके लिए खुद का मेमोरी लोकेशन एलोकेट किया जा सकता है। पॉइंटर भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, उसका लिंक भी नीचे मैं दे दूंगी। तो पॉइंटर के थ्रू C++ में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो सकती है, यानी रन टाइम पर हम पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं? जिस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, डेटा टाइप एस्ट्रिक्ट साइन। एस्ट्रिक्ट साइन यह बताता है कि यह नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, यह पॉइंटर वेरिएबल है। एस्ट्रिक्ट साइन और पॉइंटर का नेम। अब यहाँ देखें, एक एग्जांपल लें तो यहाँ सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है i, जिसकी वैल्यू है 25 और एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया है और ये पॉइंटर i के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। यह i का एड्रेस रिटर्न करेगा। एम्परसेंड साइन एड्रेस ऑपरेटर है जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न करता है और वह एड्रेस इस पॉइंटर में स्टोर होगा, यानी ptr भी i को ही पॉइंट करेगा। i के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है हम पॉइंटर के थ्रू उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और ptr भी इसी को पॉइंट कर रहा है और ये वेरिएबल कौन सा है? i। तो इस तरीके से पॉइंटर से हम किसी दूसरे वेरिएबल को पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ i इंटीजर है
और साथ ही हमारा ptr पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का है। तो इस तरीके से हम पॉइंटर से किसी वेरिएबल को पॉइंट करा सकते हैं। अगला डेराइव्ड डेटा टाइप है रेफरेंस, या इसे रेफरेंस वेरिएबल भी कहा जाता है। तो रेफरेंस क्या होता है, या कोई अल्टरनेट नेम है किसी ऑब्जेक्ट का। इसे डिक्लेयर किया जाता है नॉर्मल वेरिएबल के थ्रू जैसे ही, लेकिन इसके आगे एम्परसेंड साइन लगा होता है, यानी एड्रेस ऑपरेटर लगा होता है, और यह किसी और वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, जैसे पॉइंटर करता था। इसी तरीके से यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट टोटल, ये सिंपल वेरिएबल है। इंट एम्परसेंड सम, ये क्या है, यह एक रेफरेंस वेरिएबल है, यानी ये ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो यह किसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है, टोटल। अब टोटल की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, 100, और प्रिंट कर रहे हैं सम और टोटल की वैल्यू। तो सम क्योंकि टोटल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, तो यह भी उस एड्रेस पर स्टोर्ड वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये भी क्या प्रिंट करेगा, 100, और टोटल की वैल्यू ऑलरेडी 100 है। इस तरीके से रेफरेंस वेरिएबल दूसरे ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करता है, और उसका कोई अल्टरनेटिव नेम भी कहा जा सकता है। फिर अगला है कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो C++ में कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड लगाकर हम किसी कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं, और उस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट डिक्लेयर कैसे करते हैं, कॉन्स्ट डेटा टाइप, यानी कांस्टेंट किस डेटा टाइप का होगा, उस कांस्टेंट का नेम इक्वल टू वैल्यू। फिर उस कांस्टेंट नेम को हम प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो उसके वैल्यू ये यूज की जाएगी। जैसे यहाँ एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, कॉन्स्ट फ्लोट पाई, और इसकी पाई की वैल्यू 3.14। तो जहां भी हम प्रोग्राम में पाई लिखेंगे, वहां ये वैल्यू यूज होगी। तो कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन कांस्टेंट को डिक्लेयर करते समय ही इनिशियलाइज करना होगा, यानी उसकी कोई वैल्यू देनी होगी। अब आते हैं हम अपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में। डेराइव्ड डेटा टाइप क्या थे, ऐसे डेटा टाइप जो बेसिक या फंडामेंटल डेटा टाइप से बनाए जा रहे थे। लेकिन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है, ये ऐसे डेटा टाइप हैं जो प्रोग्रामर के थ्रू बनाए जाते हैं या डिफाइन किए जाते हैं। कई बार ऐसी जरूरत होती है कि हम खुद का अपना डेटा टाइप बनाना चाहते हैं, क्योंकि C++ में बहुत ज्यादा डेटा टाइप्स नहीं है, और हमें ज़रूरत होती है कि हम खुद का अपना डेटा टाइप बनाएं और उस डेटा टाइप को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करें। तो इसके कई तरीके हैं। पहला है क्लास, जो C++ का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लास सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम क्लास डिफाइन करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि उस क्लास में हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, और उन इंफॉर्मेशन पर हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। तो क्लास डिफाइन करने के लिए क्या किया जाता है, क्लास कीवर्ड है, और साथ ही हम देते हैं क्लास का नेम। क्लास का नेम एक्चुअली एक तरह का ये डेटा टाइप बन जाता है, और इसके हम ऑब्जेक्ट या वेरिएबल्स बना सकते हैं। अब इस क्लास के अंदर हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, जैसे ये क्लास है डिपार्टमेंट, इसके अंदर हम एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ इस पर कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, ऐड फंक्शन जो एम्प्लॉय के डिटेल को एंटर करवाएगा। मॉडिफाई, यानी उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो इस फंक्शन को कॉल करेंगे। किसी एम्प्लॉय के डिटेल को डिलीट करने के लिए डिलीट फंक्शन कॉल करेंगे, और डिस्प्ले फंक्शन जो उसके इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से क्लास बनाते समय डेटा मेंबर्स भी होते हैं, प्लस उससे रिलेटेड फंक्शंस भी होते हैं जो उस डेटा पर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लास डिफाइन करते समय मेमोरी में कोई स्पेस एलोकेट नहीं होता है। यह स्पेस कब एलोकेट होता है, जब उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ हमारा क्लास क्या है, डिपार्टमेंट, और जैसे नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, उसी तरीके से क्लास और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं। तो यहाँ सेल्स, HR, अकाउंट्स, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये किस क्लास के हैं, डिपार्टमेंट क्लास के। तो क्लास भी एक यूजर डिफाइंड
डेटा टाइप बनाने का तरीका है। दूसरा तरीका है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन। जैसे हमने एरे पढ़ा था, एरे सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन था, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स का कलेक्शन। जैसे यहाँ एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं स्टूडेंट, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है और स्ट्रक्चर नेम हमें डिफाइन करना पड़ता है। यह भी एक तरह का क्या बन गया? डेटा टाइप। तो यह भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन रहा है और इसके अंदर हम अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स ले रहे हैं, जैसे इंट, रोल नंबर, कैर, नेम, फ्लोट, मार्क्स, कैर, ग्रेड। तो यहाँ देख सकते हैं इंट, कैर, फ्लोट अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। और स्टूडेंट क्या बन रहा है? एक डेटा टाइप बन गया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और S1, S2, S3 ये सब उस डेटा टाइप के वेरिएबल्स बन गए। तो स्ट्रक्चर के थ्रू भी हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हैं। फिर अगला है यूनियन। यूनियन नॉर्मली वह स्ट्रक्चर की तरह ही है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है कि यूनियन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वे सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। यूनियन बनाने के लिए यूनियन कीवर्ड का यूज किया जाता है, साथ ही यूनियन नेम। जैसे हम स्ट्रक्चर के लिए कोई स्ट्रक्चर नेम देते थे या क्लास के लिए क्लास नेम देते थे, उसी तरीके से यूनियन के लिए हम कोई यूनियन नेम देते हैं। अब इसके अंदर एलिमेंट्स अलग अलग डेटा टाइप के हो सकते हैं, जैसे यहाँ हमने लिया है इंट a char ch। लेकिन ये क्या करता है? ये सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करता है। अब इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे इंट अगर हमारे कंप्यूटर में 2 बाइट्स ले रहा है और कैर हमारा लेगा 1 बाइट, तो सबसे ज्यादा स्पेस किसको चाहिए? इंट के लिए चाहिए। तो ये क्या करेगा? मेमोरी में 2 बाइट्स स्पेस इस यूनियन को दे देगा। अब इस स्पेस में हम चाहें तो कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या चाहें तो इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यानी एक बार में इसमें एक ही एलिमेंट की वैल्यू स्टोर होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। तो ये सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करता है और एक बार में एक ही एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, जबकि स्ट्रक्चर अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन लेता है। और यूनियन को वापस उसके लिए कोई वेरिएबल बनाना हो तो यूनियन कीवर्ड, यूनियन का नेम और साथ ही उसका वेरिएबल। जैसे यहाँ सी, तो सी अगर हमने डिक्लेयर किया तो सी के लिए ये 2 बाइट्स स्पेस ले लेगा। अगर हम इंट वैल्यू स्टोर करेंगे तो इन दोनों बाइट में स्टोर होगा, लेकिन अगर हम कैरेक्टर वेरिएबल स्टोर करें तो इस इंटीजर की वैल्यू लॉस हो जाएगी। अगला यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन कांस्टेंट डिक्लेयर करने का एक दूसरा तरीका है। यहाँ कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि enum कीवर्ड का यूज किया जाता है एन्यूमरेशन डिक्लेयर करने के लिए। जैसे हम कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहें, सपोज एक कांस्टेंट है मेरा स्टार्ट, दूसरा है पाउज और तीसरा है गो। ये इंटीजर कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 0, 1, 2 है। तो इसको हम enum के थ्रू इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। enum कीवर्ड, enum का कोई नेम, एन्यूमरेशन का कोई हम नेम दे दें और उसके अंदर कौन कौन से कांस्टेंट हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, जैसे स्टार्ट, पाउज, गो। स्टार्टिंग वैल्यू 0 ऑटोमेटिकली होगी, 0, 1, 2। इस तरीके से हम जितने कांस्टेंट चाहें इस एन्यूमरेशन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको डेराइव डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।